सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आज डिस्कस करने वाले हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन विच इज़ ऑल्सो नोन एज एक्शन रिएक्शन लॉ। ओके, तो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का नंबर 6 हमारा यहाँ पे वीडियो आ रहा है, नंबर छठवां वीडियो। इससे पहले के सारे टॉपिक्स इनसे पहले की वीडियो मतलब 1 2 3 4 और 5 के अंदर सब कवर हो चुके हैं। ठीक है, क्लास 9th का हमारा दूसरा चैप्टर अभी चल रहा है फिजिक्स का। फटाफट से हम खत्म कर देंगे पूरा फिजिक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, यहाँ पे आपको लिखा हुआ भले मिल रहा है, मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ सभी चीज़ को। पहले आप पढ़ लेते हैं जो स्टेटमेंट यहाँ पे दी गई हुई है। ठीक है, एनसीईआरटी की स्टेटमेंट नहीं है, तो ये स्टेटमेंट आपको ईजी होगा लर्न करने में। देखो, एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन, ओके, विच इज़ इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। सबसे पहले आप पता लगा लो कि एवरी एक्शन, तो एक्शन क्या होता है आप सभी को पता होगा। आप लोग फिल्में देखते होगे, एक्शन मूवी। ठीक है, कोई भी एक्शन, कोई भी काम हो रहा है बस वही एक्शन होता है। वर्ब की डेफिनेशन आपने सुनी होगी, तो उसमें एक्शन आता है। ठीक है, कोई भी एक्शन हो रहा है, कोई भी वर्क हो रहा है, कोई भी काम हो रहा है, ठीक है, तो वहां पर एक्शन हो रहा है। हैज़ रिएक्शन मतलब हर, अगर आप कोई भी काम करते हो तो उसके बदले रिएक्शन मतलब क्या होगा। री, देखो ये दो वर्ड से बना है रिएक्शन, री और एक्शन। मतलब एक्शन तो यहाँ भी होगा, री होगा। री मतलब या तो वापस से या फिर उसके अपोजिट वगैरह कुछ ऐसा करके होता है जब री लग जाता है किसी वर्ड में। तो एवरी एक्शन हैज रिएक्शन विच इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, अपोजिट इन डायरेक्शन। तो क्या है कि मैं अभी आपको एग्जांपल्स वगैरह देकर डिटेल में समझाऊंगा किस तरीके से काम। पहले समझ लेते हैं इनके अंदर कुछ आए हुए टर्म्स के बारे में। तो एक्शन रिएक्शन मैंने आपको समझा ही दिया। ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, ये मैग्नीट्यूड आप लोगों को मैंने बताया अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर। मैग्नीट्यूड को जो फिजिकल क्वांटिटीज़ का मेरा जो वीडियो था, आई थिंक जो मोशन पहला चैप्टर होगा हमारा, उसका जो सेकंड लेक्चर था उसके अंदर मैंने क्लियर बिल्कुल डिटेल में सबको समझाया हुआ है। तो वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हो, या फिर अगर आप बोलोगे तो मैं एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा छोटे छोटे टॉपिक्स के ऊपर, ताकि आपकी कमांड उनके ऊपर बिल्कुल स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, तो और डायरेक्शन आप सभी को पता होगा यार, किसी भी स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। ईस्ट की तरफ ईस्ट इधर और वेस्ट इधर, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट इस तरीके के डायरेक्शन होते हैं ना। तो डायरेक्शन तो यही हो गया भाई, डायरेक्शन का पूरा कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हमारे डायरेक्शन हो गए। इसके अलावा भाई और भी होते हैं इधर उधर, बट चलो ठीक है। तो डायरेक्शन आपको समझ में आ चुका होगा, बाकी सब मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ किस तरीके से एक्शन रिएक्शन काम करता है। तो आप देख रहे होंगे कि मेरे पास एक यहाँ पे पेन पड़ा हुआ है। ठीक है, ये पेन अगर मैं यहाँ पे रख रहा हूँ तो ये पेन यहाँ पर क्यों है आपको पता है। ये पेन जो है कुछ ना कुछ इसके पास वेट होगा, आपने पढ़ा होगा अभी स्कूल्स वगैरह में पढ़ा होगा वेट, वेट के बारे में। ठीक है, इसके पास कुछ वेट है, कोई ना कोई मास है। ठीक है, तो वो जो मास है, हमने जो आपको फार्मूला बताया था एफ इज इक्वल्स टू एम ए का, एफ इज इक्वल्स टू एम ए। तो अगर आप इस पेन का मास ले लेते हो, ठीक है, और ये किस एक्सेलरेशन के साथ ग्राउंड पर गिरा हुआ है, तो आप जो ग्राउंड पे इसकी फोर्स लग रही है वो उसका आप पता लगा सकते हो कि ये क्या फोर्स लगा रहा है ग्राउंड पे। मतलब ये ग्राउंड को या फिर इस कॉपी को एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है इसके ऊपर, कि भाई अब किसी के ऊपर आप ऐसे खड़े हो गए तो फोर्स लग ही रहा है। चाहे आप इसको ऐसे हेड मतलब उसके ऊपर हिट करो तब भी फोर्स लगेगा, चाहे बिल्कुल ऐसे शांति से बैठे रहो फिर भी फोर्स लगेगा। तो ये जो है इसको एक फोर्स लगा रहा है, तो उसके अपोजिट में यहाँ पे लिखा हो ना, अपोजिट में एक फोर्स लगेगा, अपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, अगर तुम इसके ऊपर कॉपी के ऊपर फोर्स लगाओगे तो ये कॉपी भी तुम्हारे ऊपर डेफिनेटली एक फोर्स लगाएगी। ठीक है, अब इसका देखो, अभी डाउट्स मत रखना, डाउट्स मैं अभी क्लियर करा दूंगा सब कुछ एक वीडियो में। जैसे कि ये कोई सरफेस हो गया, ठीक है, ये कोई भी एक सरफेस हो गया, लेट सपोज अगर इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा होगा, जिसके बदले में जो ग्राउंड है ये भी इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा। ठीक है, क्योंकि इसको मैनेज करने के लिए कि हाँ ये यहीं पर रहेगा, बिकॉज अगर यहाँ पर से कोई आपको मतलब दूसरी साइड फोर्स नहीं लगेगा तो फिर तो आपको खींचता ही जाएगा कोर के अंदर ना, तो आप तो फिर ये जो ग्राउंड है हमारा, आप तो ग्राउंड के अंदर भी चले जाओगे भाई, कंटिन्यू चाहिए, वो तो खींचे जा रहा है आपको, तो आप तो नीचे के नीचे चले जाओगे। तो इसके अपोजिट में ग्राउंड आपको एक फोर्स लगा रहा है आपके ऊपर कि आप सरफेस के ऊपर बने हो। ठीक है, सरफेस के ऊपर ही रहो। इसके अलावा और बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हो गए। लेट सपोज ये कोई वॉल है, ठीक है, यहाँ पे एक वॉल है, यहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ है। ठीक है, ये मान लो इस वॉल को पुश कर रहा है अपने दोनों हाथों से, पूरा अपना ताकत लगा के वॉल को पुश कर रहा है। वॉल पुश नहीं हो रही है, क्यों, क्योंकि ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, बट वॉल भी तो इसके ऊपर अगेंस्ट फोर्स लगा रही है, इसीलिए कुछ हो नहीं रहा है। अब किसी किसी को डाउट आ जाएगा कि हाँ मान लो भाई यार मेरे पास कोई स्मॉल ऑब्जेक्ट रहता है, बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है, ये इसको पुश करता है अगर, तब तो ये यहाँ से डिस्प्लेस हो जाता है ना, ये ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाता है। ऐसा क्यों होगा, अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर ये यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, ये तो आप लोगों ने सोचा होगा।
तो इससे क्या होता है, हमारा जो फोर्स होता है वो डिपेंड करता है मास और एक्सेलरेशन पर। तो इसका ऑब्जेक्ट अगर यहाँ मास का जो इसका ऑब्जेक्ट जो हमारा बॉडी है, अगर उसका ऑब्जेक्ट मतलब यार सॉरी उसका मास किसी ऑब्जेक्ट के मास से ज़्यादा है, ठीक है, ग्रेटर देन है, तो फिर तो भाई फोर्स जो होगा वो इससे ज़्यादा लगेगा, ठीक है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर किसी को कोई डाउट आएगा तो मतलब ये जो लॉ है हमारे, इसके अकॉर्डिंग अगर कोई डाउट आएगा तो वो बताना। वो मैग्नीट्यूड में इक्वल होता है, लगाना चाह रहा है वो, ठीक है, वो मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होता है और यहाँ पर एक्सेलरेशन भी लगा देता है ना बंदा, इस वजह से वो फोर्स और भी ज़्यादा हो जाता है और आपको कुछ चेंज दिखाई पड़ता है। फिर भी कुछ ना कुछ आपको एक लगता ही है, फ्रिक्शन का फोर्स लग गया, ठीक है। इसके अलावा और कुछ फोर्सेस होते हैं जो कि एक्ट करते हैं। मेन फंडा क्या है ऑब्जेक्ट का, यहाँ पर मास अगर आप ना भी कंसीडर करो ना, बाय द वे अगर मास नहीं, मास का वैसे तो मैंने आपको बता भी दिया, लेकिन मास का इसमें कोई काम नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ जो काम फंडा है वो एक्सेलरेशन का है, ठीक है। ए इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन में टी, ये एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस कर रहा है ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई बॉडी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है, मेन मैटर उसी का है। फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास यहाँ पर डिपेंडेंसी मास की बहुत ही कम है, अगर एक्सेलरेशन आप देखो, आप ह्यूमन बॉडी हो, अब अगर आप किसी चीज़ को एक्सेलरेशन के साथ पुश कर रहे हो, इस वजह से वो मूव कर पा रहा है। मास अगर एक्सेलरेशन आप उस पर नहीं लगाओगे तो कुछ भी नहीं होगा। अब आप कुछ लोग ट्राई करेंगे कि इसको टच करते हुए ऐसे मैं कर दूँ, इसको मैं ऐसे पुश कर रहा हूँ, कौन सा मैं ऐसे यहाँ पे डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा हूँ, फिर किस टाइम में कर रहा हूँ, वो भी कुछ ना कुछ टाइम लग रहा है, कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है, इस वजह से एक्सेलरेशन लग जाता है और आपका ऑब्जेक्ट पुश हो जाता है। ड्यू टू ये एक्सेलरेशन होता है, अगर मासेस के अकॉर्डिंग ये उतना काम नहीं कर रहा है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपको एक वही बात है कि आपको फोर्स लगाओगे तो आपको एक अपोजिट में फोर्स मिलेगा। जैसा वो बोलते हैं ना सब लोग कि जैसा काम करोगे आपको वैसा ही फल मिलेगा, जैसा करोगे वैसा ही मिलेगा। तो उसी तरीके का ये है, जितना आप फोर्स लगाओगे उतना आपको अपोजिट में फोर्स मिलेगा ही, ठीक है। तो अगर आप एक्सेलरेशन के साथ लगाओगे तो भाई वो बात अलग है। इसका एग्जांपल एक और, आप लोगों ने अगर कोई बैटल रॉयल गेम खेला होगा, ठीक है, या फिर कुछ लोगों ने तो रियल में अगर आपके यहाँ पे कोई गन है और किसी ने चलाया होगा, ठीक है, तो आप देखोगे कि जब आप बुलेट को फायर करते हो तो एक पीछे की तरफ जर्क आता है, आप पीछे की साइड थोड़ा सा हो जाते हैं, फिर आपका हाथ पीछे हो जाता है, ठीक है। और इसका अगर मैं एग्जांपल आपको दूं बैटल रॉयल गेम से, अगर आपने कोई फ्री फायर गेम या पबजी या बीजीएम में कोई भी ऐसा बैटल रॉयल का गेम खेला हो, ठीक है, कोई सा भी गेम हो बैटल रॉयल का, तो उसमें जब जो आपका गन रिक्वाइल करता है, ठीक है, देखते हो आप फायर कर रहे हो बट वो रिक्वाइल कर रहा है, ठीक है, ऊपर नीचे हो जाता है, एम नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो वो सब चीज़ें रिक्वाइल की वजह से होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि बुलेट एक ये कोई गन है भाई, देखो यार डायग्राम उतना अच्छा नहीं है मेरा, थोड़ा सा मैनेज करना ना। मान लो ये सपोज ये कोई गन है, अगर इससे एक बुलेट फायर हो रहा है तो ये बुलेट किसी वेलोसिटी के साथ इधर बाहर जा रहा है, तो ये अगर इधर जा रहा है, ठीक है, ये इधर फोर्स लगा रहा है, मतलब इसके ऑपोजिट में भी कोई ना कोई फोर्स लगेगा ही लगेगा। अगर गन बुलेट को वहाँ फेंक रहा है तो बुलेट भी तो गन को कहीं ना कहीं फेंकेगा। अब ड्यू टू मास ऑफ द बुलेट, ठीक है, बुलेट का मास गन के मास से बहुत ज़्यादा छोटा होता है, एक्सेलरेशन ज़्यादा होता है वैसे बुलेट का, ठीक है, लेकिन मास इतना ज़्यादा कम होता है कि वहाँ पर, और ह्यूमन बॉडी भी है, ठीक है, वो भी तो पकड़ के रखा हुआ है ना, तो उसका जो वहाँ पर एक्सेलरेशन लग रहा है इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा मिनिमाइज हो जाता है। फिर भी अगर कोई बड़ा गन या फिर रॉकेट लॉन्चर वगैरह होते हैं उसमें अच्छा खासा जर्क देखने को मिलता है। तो आई थिंक आपको ये पूरा टॉपिक बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसके आगे जो हमारा एक टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो कि इससे रिलेटेड है, वो हमारे जो ईयर 2022 है और 23 वाले सेशन के लोग जो हमारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं इस टाइम क्लास 9th में, उनके लिए बिल्कुल डिलीटेड है, बट मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, अगर आपको नॉलेज के लिए चाहिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं अगले साल वाले लोग उससे अपना काम चला लेंगे। तो फिर नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, तो उसको फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और इसके बाद हमारा फटाफट ग्रेविटेशन शुरू होगा और हमारी न्यूमेरिकल वाली वीडियो आ जाएगी। इस चैप्टर में हमने एक भी न्यूमेरिकल की वीडियो नहीं की हुई है, तो उस वीडियो को अगर आपने देख लिया तो आपके सारे न्यूमेरिकल्स लग जाएंगे, क्योंकि हम हर टाइप के न्यूमेरिकल्स उसके अंदर सॉल्व करते हैं, चाहे वो एनसीईआरटी के हों चाहे बाहर किसी बुक से हों, ठीक है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स उसमें सॉल्व करेंगे, मतलब टाइप की न्यूमेरिकल आपको देंगे भी सॉल्व करने के लिए। इसमें डाउट होगा आप बताओगे, मैं आपको शॉर्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन दूंगा, इसलिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना, ताकि आपको जो भी हम वीडियो पोस्ट करें तो आपको फटाफट से मिल जाए। ओके, तो फिर थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विथ अस।